नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार तथागत एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। कुछ बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं और कुछ अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि इस समय पर आप किस मानसिक स्थिति या दशा से गुजर रहे हैं और आपकी जो तैयारी है वो भी बेहतर तरीके से आपने अपनी कर ली होगी। यहाँ पर सिर्फ हम समसामयिक या फिर करंट अफेयर से जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनको हम सिर्फ रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ जो पॉइंट लेकर के आए हैं उनमें सबसे पहला जो चीज़ है, यहाँ पर पॉइंट है, वो है नाटो के नए महासचिव नियुक्त किए गए मार्क रूटे। यानी कि जो नाटो है, जो नाटो हमारा संगठन है, इस संगठन के जो नए महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री है? तो मार्क रूटे के बारे में हम लोग जानते हैं कि मार्क रूटे नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री हैं। कहां के प्रधानमंत्री हैं? नीदरलैंड के वो प्रधानमंत्री हैं। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी, यानी मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी यहां पर बात कर रहे हैं। तो मादक पदार्थ दुरुपयोग अवैध तस्करी विरोधी दिवस, ये जो मादक पदार्थ यानी कि जो हमारी नशीली चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी अफीम है, चरस है, गांजा है और बहुत सारी शराब भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये नशे की आदत लगा देती हैं, लत लगा देती हैं। तो इनके विरोध स्वरूप जो विरोध का जो दिवस है वो हम 26 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जून को मनाते हैं। उसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट है, विश्व शिल्प परिषद। विश्व शिल्प परिषद ने भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये पूछा गया सवाल है कि विश्व शिल्प परिषद जो है उसने भारत के किस शहर को जो विश्व शिल्प शहर है उसकी मान्यता दी है? तो उन्होंने भारत के श्रीनगर जो शहर है उसको विश्व शिल्प शहर की उपाधि दी है या उसका तमगा दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्रीनगर एक बड़ा ही कलात्मक जो कलाकारी का वाला जो शहर है। वहाँ पर आप देखिए कि बर्तनों के ऊपर चित्रकारी देखिए, पीतल के बर्तनों पर किस तरीके से कारीगरी की जाती है। उसी तरह पश्मीना जो शॉल होते हैं हमारे, वो सब बनाए जाते हैं। खाने में भी बहुत सारी वैरायटी वो लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि शिल्प के तौर पर, लकड़ी के काम पर, ब्रास के काम पर, चित्रकारी के काम पर, ये सब जो चीजें हैं उसमें विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता उन्होंने किसको दी है? श्रीनगर शहर को दी है। उसी तरीके से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास। बहुराष्ट्रीय का मतलब कई देश मिलकर के ये अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है तरंग शक्ति 2024। तरंग शक्ति 2024। इस जो तरंग शक्ति है इसकी मेज़बानी है आखिर कौन करेगा? तो वो इसकी मेज़बानी करने वाला जो विश्व का इकलौता ऐसा देश है वो है भारत। यानी कि जो भारत है वो इसकी मेज़बानी करने जा रहा है और तरंग शक्ति 2024 में करीब 10 देश भाग लेंगे। तो कितने देश भाग लेंगे इसमें? 10 देश भाग लेने जा रहे हैं और यही अगस्त के महीने में ही ये होने जा रहा है। उसी तरीके से पांचवा हमारा जो पॉइंट है, किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मृदा वही मिट्टी है, खाद है, उसमें सुधार के लिए मुनियर काथू मुनुयर कापोम योजना शुरू की है। तो मुनियर काथू मुनिपर कापोम योजना जो है ये शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य बेटा? तमिलनाडु जो राज्य है उसने हरी खाद, जो हमारी जो एक तरीके से ग्रीन कंपोस्ट होती है, हमारी जो खाद होती है, उसके बारे में इन्होंने जागरूकता फैलाने की बात की है। और ये प्राकृतिक एक तरीके की खाद है। इसको वो बाकायदा खेतों में और पेड़ पौधों के लिए और प्राकृतिक जो हमारा एक तरीके से कह लें कि क्षरण हो रहा है या प्राकृतिक तौर पे जो खाद हमारी बर्बाद हो रही है उसको रोकने के लिए ये हरी खाद का प्रयोग उन्होंने बताया है कि इसका प्रयोग करें। तो ये जो योजना है वो मुनियर काथू मुनुयर कापोम योजना है और यह शुरू की है तमिलनाडु के अंदर। उसी तरह 29 मई 2024 को, कब? 29 मई 2024 को दक्षिण अफ्रीका का नया राष्ट्रपति
हम सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और ये दोबारा बने हैं, इससे पहले भी रह चुके हैं ये राष्ट्रपति। उनका नाम है सिरिल रामफोसा जो हैं, वो सिरिल रामफोसा जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी तरीके से अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना किस राज्य की योजना है? तो भाई ये जो योजना है वो झारखंड राज्य की है। झारखंड सरकार ने अपने देश के जो राज्य के, झारखंड जो हमारा राज्य है, उस राज्य के लोगों को, कितने लोगों को? 2 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने की बात कही है। तो कितने लोगों को आवास उपलब्ध करा रहे? 2 लाख, यानी झारखंड राज्य के 2 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा अबुआ आवास योजना के तहत। उसी तरीके से अगला जो पॉइंट है, 700 मीटर का ब्रिज ऑफ यूनिटी नामक विशाल पैदल यात्री पुल। कितने मीटर का बेटा? यहां पर 700। ये ध्यान रखना है कितने का है? 700 मीटर का ब्रिज है और ब्रिज का नाम क्या है? ब्रिज ऑफ यूनिटी। ब्रिज ऑफ यूनिटी इसका नाम है। ये बहुत विशाल है और पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? ये पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। अब इस ब्रिज का नाम ही क्या रखा गया है? ब्रिज ऑफ यूनिटी। हमारे देश में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये भूल के भी ये दिमाग में आपके ना चला जाए कि जब भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो उसको देखने के लिए, उसको देखने जाने के लिए हो सकता है सरकार ने कोई ऐसा ब्रिज बनाया हो या वहां तक पहुंचने के लिए नदी के ऊपर ऐसा कोई पुल बनाया हो जिसका नामकरण भी वही रखा गया है या वैसा ही उन्होंने नाम रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिज ऑफ यूनिटी नाम का जो पैदल फुट ब्रिज है उसे बनाने वाला देश है हंगरी। किसने बनाया बेटा? हंगरी ने बनाया है ये। उसी तरीके से जो नवा पॉइंट है हमारा वो है मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट, मोंगला पोर्ट किस देश में है? तो मोंगला पोर्ट बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश का ये काफ़ी समृद्धशाली और काफ़ी एक तरीके से कह लें कि व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी दखल रखने वाला ये पोर्ट माना जाता है। किसी टाइम पर ये बहुत बड़े सी पोर्ट के तौर पे जाना जाता था। अब इसके बराबर के चीन भी बना रहा है, वहाँ भारत भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से अब और भी विकसित हो रहे हैं। तो ये जो मोंगला पोर्ट है वो मोंगला पोर्ट बांग्लादेश के अंदर स्थित है। उसी तरीके से जो 10वां पॉइंट है हमारा, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला रूसी यात्री। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला रूसी व्यक्ति कौन था? तो वो थे ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको के बारे में माना जाता है कि इन्होंने 1000 दिन कहां बिताए थे? अंतरिक्ष में बिताए थे। अब यहां पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला देश का पहला राज्य। यानी कि जो प्लास्टिक है, यानी कि जो पॉलीथीन है या प्लास्टिक के कोई भी ऑब्जेक्ट है, बोतल है, वाटर बोतल है या कोई भी जो यूज एंड थ्रो वाले जो आइटम होते हैं उनके प्रयोग को लेकर के प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश है वो ऐसा इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर ये जो यूजलेस जो प्लास्टिक मटेरियल होता है इससे वो पार्क में, यानी कि जो गार्डन होते हैं वहां पर सरकार बैठने के लिए चेयर यानी कुर्सियां बनवा रही है। उस प्लास्टिक को गला करके फिर उसे मोल्डेड जो फर्नीचर होता है उसको बनाने का जो काम है वो हिमाचल प्रदेश में बाकायदा शुरू किया गया है। अगला देखो बेटा क्या, कि मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य, देश का जो पहला राज्य है जिसने मृतकों की जनगणना कराई। एक तो होता है हम लोग जन्मदर कि भाई ठीक है जन्म प्रमाण पत्र ले लिया हमने, जाके कार्यालय में अपने नाम दर्ज करवा दिया। यहां पर क्या है कि मृतकों की जनगणना, पहली बार मृतकों की जनगणना करवाने वाला जो राज्य है देश का वो है कर्नाटक। कर्नाटक मृतकों की जनगणना करवाने वाला पहला राज्य है। जबकि तीसरा जो प्रश्न हमारा वो क्या है, विशेष बाघ सुरक्षा और संरक्षण। ध्यान देना यहां पर, विशेष बाघ सुरक्षा और संरक्षण। बाघ यहां पर वही हम जो बात करें हमारा टाइगर, और सुरक्षा बल, विशेष बाघ सुरक्षा और संरक्षण बल का गठन करने वाला देश के जो राज्य हैं वो हैं कर्नाटक। यानी कि जो सबसे पहले अगर किसी ने किया था वो कर्नाटक था, लेकिन उसके बाद में, कर्नाटक के बाद में अगर हम लोग सबको गिने तो वो है कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अभी 2023 में बेटा वो शामिल हुआ है।
लेकिन अगर हम लोग देखें कि संरक्षण की अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से विशेष बाघ सुरक्षा और संरक्षण बल का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। और विशेष बाघ सुरक्षा और संरक्षण बल का जो राज्यों ने गठन किया है, मिलकर के जो गठन किया है, वो हमारे पास 4 राज्य हैं। वो है कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। अगर पहले राज्य का नाम पूछा जाए कि विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किसने किया, तो वो कर्नाटक ने किया। और अगर ये वाली बात आती है कि कितने राज्यों ने बाघ सुरक्षा और संरक्षण बल का गठन कब तक किया हुआ है, तो वो हमारे पास 4 हैं, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। इस बात का ध्यान रखिए आप। अगला जो प्रश्न हमारा वो है भारत का 55वां टाइगर रिजर्व। कौन सा? 55वां। यह भी आधुनिक है। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। यह 55वां टाइगर रिजर्व है हमारे देश का। अगला जो प्रश्न है वो हमारा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। अब ये जो बाघ अभयारण्य है भारत का सबसे बड़ा, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश में है ये। और उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यानी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये इसका नाम है। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसी तरीके से अगला देखिए, यहां पर भूमि से जुड़ा हुआ है। भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य, भूमि सेना को गठित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। भूमि सेना जो गठित की गई थी, ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो देश ये इसलिए भी की गई थी कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बहुत सारी जो ज़मीन है वो उर्वरा नहीं है, अनुपजाऊ है। तो ऐसे में ये जो भूमि सेना का जो गठन था वो हमारे देश के अंदर ये 1991 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1991 में ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। और किसने की थी? मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी। और इसके तहत ऐसे किसान जो भूमिहीन थे उनको ये किसानों को ये ज़मीनें दी गई थी। और साथ ही साथ उनको बाकायदा इस योजना के साथ जो उर्वरा भूमि थी उसको बढ़ाने के लिए, बंजर भूमि को उर्वरा भूमि में परिवर्तित करने के लिए भूमि सेना का गठन जो है उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य। मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन बच्चों को जो दिया जाता है, ये मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला जो मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील है, इसको प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो है तमिलनाडु। यानी कि बच्चों की अटेंडेंस को बढ़िया बनाने के लिए बच्चे रेगुलर आएँ और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो भूखे ना रहें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में या तो गरीब बच्चों माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं या बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के बच्चे ही जाते हैं। तो ऐसे में वो सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं, लेबर का काम करते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने साधन नहीं हो पाते या उतना उनके पास समय नहीं हो पाता कि वो अपने बच्चों को तैयार करके यूनिफॉर्म पहना करके या उनको खाना दे करके भेज सकें। तो लिहाजा वो क्या करते हैं कि ये सब ना करना पड़े, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते थे जहां पर वो अपना काम कर रहे होते थे। तो सरकार ने ये योजना बनाई कि भाई आप काम करना जा रहे हो तो काम करने चले जाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आप स्कूल में भेजिए और खाना, यूनिफॉर्म, किताबें ये सब हम देंगे, यानी सरकार की जिम्मेदारी है। तो उसी योजना के तहत मिड डे मील प्रारंभ किया गया था और राज्य जो था वो तमिलनाडु था। वहीं दूसरा हमारा आता है कि महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में भी मुंबई में इसकी जो पहली शाखा थी वो खोली गई थी। महिलाओं के लिए बैंक थी और उनको अलग से कुछ प्रतिशत ब्याज में उनको मुनाफा दिया जा रहा था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं रोजगार गारंटी शुरू करने वाला, यानी कि जो हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने की जो गारंटी है उसको शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य था वो कौन था? महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र ने रोजगार गारंटी शुरू की और ये पहला राज्य भी बना। उसी तरीके से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय शुक्राणु बैंक, ये ध्यान रखना,
अंतर्राष्ट्रीय, यानी यहाँ पर दुनिया भर के सारे जो हैं हमारे एक तरीके पुरुष जो हैं उन सब के स्पर्म यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और इसकी जो खासियत है वो ये कि ये जो बैंक है अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक का मतलब ये एक तरीके मानिए कि पूरी दुनिया भर में ये हमारे देश के लोगों के स्पर्म को सेल करते हैं, लेकिन किस शेप में? फ्रीज शेप में, यानी कि जमे हुए, बर्फ में जमे हुए शुक्राणु ये भेजते हैं। और दुनिया भर के तमाम जो ब्रीड हैं या एक तरीके से ये मान लीजिए नस्लें हैं, उन सभी नस्लों, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाड हो, मंगोलियाड हो, नीग्रेटो हो या किसी और उस ब्रीड से जुड़े हुए जो पुरुष हैं, उन सब के ये जो स्पर्म हैं ये इस बैंक में मिलते हैं। और भारत के लोगों के स्पर्म ये दुनिया भर में सप्लाई करता है ये बैंक, और ये मुंबई में खोला गया, महाराष्ट्र के अंदर। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि भूमि सेना योजना यानी 1991 मैंने बताया था। उसके बाद में किसान बही योजना, किसान बही योजना, किसान भाई नहीं, किसान बही, ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये जो लेखा जोखा होता है, किसान बही योजना 1992 ईस्वी में शुरू की गई थी, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। और क्यों शुरू की गई थी? ये इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि इस योजना के तहत किसान पोर्टल पर अपने बारे में जानकारी दे सकें कि उनके पास कितनी भूमि है, या वो कितनी भूमि के मालिक हैं, या वो किस तरीके से उनका जो भूमि का आवंटन है, भूमि का जो बंटवारा है वो किस तरीके से हुआ है, कौन कौन उसमें नॉमिनेट हैं। तो ये सारा का सारा जो किसान बही है, ये एक योजना शुरू की गई थी 1992 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न कढ़ाई पर आधारित है। ये जो कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई वगैरह की जाती है, सिलाई की जाती है, या वस्त्र शिल्प होता है, ये उस पर आधारित है। तो टोडा नाम की जो कढ़ाई है, टोडा कढ़ाई और सुंगड़ी, टोडा कढ़ाई और सुंगड़ी वस्त्र शिल्प, ये कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। तो ये जो टोडा कढ़ाई है और सुंगड़ी वस्त्र शिल्प है, वो कहाँ का बेटा फेमस है? तमिलनाडु का फेमस है। कहाँ का? तमिलनाडु का। उसी तरीके से हिमरू नामक कढ़ाई, कौन सी? हिमरू, हिमरू नामक कढ़ाई हैदराबाद में की जाती है। कहाँ की जाती है? हैदराबाद में की जाती है, हिमरू नाम से। उसी तरीके से संबलपुरी बंधा कढ़ाई, जैसे आपने देखा होगा टाई एंड डाई जो राजस्थान में भी की जाती है, उसी तरीके से टाई एंड डाई के तरीके से ये संबलपुरी बंधा यानी टाई एंड डाई की जो कढ़ाई है वो कहाँ की जाती है? उड़ीसा में की जाती है। कहाँ? उड़ीसा में की जाती है। इसी तरीके से कुनबी बुनाई, कुनबी, कुनबी ये कुर्मी जाति के लोग होते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में। तो कुनबी बुनाई कहाँ की जाती है? कोंकण, कोंकण मतलब गोवा में। तो कुनबी कढ़ाई गोवा में की जाती है। उसी तरीके से मशरू और पटोला, मशरू और पटोला बुनाई ये गुजरात में की जाती है। उसी तरीके से जरदोजी, जर माने बेटा क्या होता है? जर माने होता है सोना, यानी कि कपड़े पर सोने के तारों से कढ़ाई की जाती है, सब कपड़ों पर सोने का काम किया जाता है, उसे हम लोग जरदोजी कहते हैं। और जरदोजी का काम हम सब जानते हैं कि नूर जहां ने आगरा में शुरू किया था। तो जरदोजी का जो काम है कपड़ों के ऊपर, वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में की जाती है। उसी तरह से हिमरू दस्ती, हिमरू दस्ती, यहां भी देखिए हिमरू, ये भी हिमरू, क्योंकि दोनों स्टेट आसपास ही हैं बिल्कुल। हिमरू दस्ती कढ़ाई ये महाराष्ट्र में की जाती है, और खासकर जो महाराष्ट्र का विदर्भ का जो क्षेत्र है, उस विदर्भ के क्षेत्र में ये हिमरू नामक कढ़ाई, हिमरू दस्ती नामक जो कढ़ाई है वो की जाती है। थोड़ा सा फर्क है हिमरू दस्ती और हिमरू। हिमरू की जाती है हैदराबाद में, हिमरू दस्ती जो है वो की जाती है महाराष्ट्र में, इसका आप खास ध्यान रखिए। उसी तरीके से गरद कोरियल, गरद कोरियल कढ़ाई कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में की जाती है। कहाँ की जाती है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में की जाती है। उसी तरह झलकल और लंबाडी कढ़ाई, झलकल और लंबाडी कढ़ाई ये कर्नाटक में की जाती है। ये कपड़ों पर की जाती है, कपड़े मोटे भी और पतले दोनों, महीन और मोटे दोनों कपड़ों पर एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत ये कढ़ाई की जाती है। उसी तरीके से सिकल नायकन पेट, सिकल नायकन पेट नामक कढ़ाई कहाँ की जाती है? सिकल नायकन पेट कलमकारी कढ़ाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिकल नायकन पेट कलमकारी कढ़ाई तमिलनाडु में की जाती है। कहाँ की जाती है बेटा?
तमिलनाडु में की जाती है। कलमकारी साड़ियों के बारे में आपने सुना होगा कि उन पर कलमकारी का जो काम है वो बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो ये जो कलमकारी का जो काम है वो यहाँ पर का तमिलनाडु में किया जा रहा है। उसी तरीके से खेस नामक वस्त्र आपने बहुत सुना होगा कि खेस की चादर, खेस के कंबल, खेस की लिहाफ या गिलाफ वगैरह जो होते थे, खेस जो शब्द आपने गांव देहात में लोगों के मुंह सुना होगा। तो खेस नामक जो वस्त्र है वो हरियाणा में बनता है। हरियाणा का पॉपुलर है क्या? खेस। उसी तरीके से चंबा दस्त, आप जानते हैं दस्त माने क्या होता है? दस्त माने होता है रुमाल। तो चंबा के जो रुमाल हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, हिमाचल प्रदेश के हैं ये चंबा के रुमाल। उन पर बहुत बेहतरीन कढ़ाई की जाती है और ये लोग दोनों हाथों में लेके पकड़ के बांध के नाचते भी हैं इन रुमालों को। तो ये चंबा दस्त ये हिमाचल प्रदेश के पॉपुलर हैं। उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं जामदानी। जामदानी का जो काम है वो वाराणसी में फेमस है। कहाँ पर? वाराणसी में फेमस है। वाराणसी वही बनारस का जो रीजन है जहाँ बनारसी साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और माना जाता है कि जो बनारसी साड़ी, जो बनारस का जो बनारसी साड़ी का जो काम है वो अपने आप में अतुल्य माना जाता है, क्योंकि सोने चांदी और कई रत्न उनमें जड़े जाते थे। बेहतरीन काम किया जाता था सोने चांदी के तारों से। तो ये जामदानी का जो काम है वाराणसी में, और बनारसी साड़ियाँ भी वहीं तैयार हो रही हैं। चिकनकारी, चिकनकारी अगर हम लोग देखें तो चिकनकारी, अगर हम लोग सिंपल तौर पे कोई भी बंदा कहता है भी चिकनकारी का काम कहाँ का फेमस है, तो पहली बार में एक शब्द निकलता है जी लखनऊ का। तो पर मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में ये चिकनकारी का काम बाद में आया, लेकिन ये मूल रूप से जो काम है वो फर्रुखाबाद का है। फर्रुखाबाद से ही बंगश पठान लोग ये लखनऊ में लेकर के आए थे। तो जो बंगश पठान जो थे उन लोगों ने इसे शुरू किया था वहाँ पर, और बाकायदा ये धीरे धीरे करती हुई लखनऊ तक, फर्रुखाबाद से लखनऊ तक का इसने पूरा जो था ये एक सफ़र जो था वो पूरा किया था। उसी तरीके से छींट का कपड़ा, छींट का जो कपड़ा, छींट के कपड़े को अंग्रेजी में चिंड्स कहते हैं, चिंड्स। तो जो चिंड्स का जो काम होता था यूरोप तक गया अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो छींट का जो कपड़ा है वो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर पॉपुलर है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर पॉपुलर है। उसी तरीके से बाटिक हीर की छपाई, बाटिक हीर की छपाई, ये ध्यान रखना, बाटिक एक अलग कपड़ा भी होता है, बाटिक हीर की छपाई। तो बाटिक और हीर सेम चीज़ है, और ये बेसिकली ये जो छपाई है वो सौराष्ट्र में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? सौराष्ट्र में, यानी जो आपका गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ गुजरात सौराष्ट्र में की जाती है। उसी प्रकार ये सौराष्ट्र से होती हुई बाकी की जगहों पर भी जब हमारे देश में ये विलुप्त होने लगी, और आज़ादी के बाद फिर हमारे देश के जो मिल मालिक थे उन्होंने इसको शुरू किया बाटिक के काम को दोबारा, तो फिर उन्होंने इसके कारखाने पश्चिम बंगाल में भी लगाए और तमिलनाडु के चेन्नई में भी लगाए। पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की जो हमारी बाटिक की जो कढ़ाई है वो कढ़ाई फूल पत्तियों, बेल बूटों पर आधारित है, जबकि चेन्नई यानी तमिलनाडु की जो कढ़ाई है उस पर देवी देवता और आध्यात्मिक और धार्मिक चित्र ही बनाए गए हैं। तो बाटिक और हीर की जो छपाई है वो ज़्यादातर सौराष्ट्र नाम से ही जानी जाती है, या अकेले ये भी आ सकता है कि हीर की छपाई कहाँ की जाती है, तो भी आप सौराष्ट्र का ही नाम लिखेंगे। और बाटिक जो बाद में आज़ादी के बाद 1947 के बाद पश्चिम बंगाल और चेन्नई में भी इसके कारखाने बड़े पैमाने पर लगाए गए थे। उसी तरीके से भारत का राष्ट्रीय कपड़ा खादी जो है वो क्या है? वो क्या? खादी है। तो भारत का अगर हम लोग कहें कि राष्ट्रीय वस्त्र, कई बार आ जाता है कि नेशनल क्लॉथ या राष्ट्रीय वस्त्र, तो भारत का राष्ट्रीय कपड़ा खादी है, क्योंकि गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ा हुआ था। गांधी जी अपने हाथों से चरखे से सूत काता करते थे और उससे ही ये कपड़ा तैयार किया जाता था, उससे ही ये कपड़ा बनाया जाता था। तो इस तरीके से ये जो कपड़ा है वो बाकायदा एक हमारी आज़ादी का प्रतीक है। यही रीज़न है कि भारत में जो राष्ट्रीय कपड़े का दर्जा है वो खादी को दिया गया है। उसी तरीके से पक्को, पक्को मतलब पुख्ता, पक्को नामक जो कढ़ाई है वो राजस्थान में है। एक्चुअली इसका नाम ही पक्को, बड़ा पुख्ता, पक्का, स्थाई, ऐसे नामों से निकल करके आई है ये कढ़ाई। तो बहुत ही पक्के धागों से ये की जाती है, पक्का काम किया जाता है, आसानी से उधड़ती नहीं है। और माना जाता है कि जैसे रफू की जाती है
है ना, उसी टाइप से कुछ ये सुई को अंदर भरते हुए तब करते हैं इसको। उसी तरह गोटा कांच, गोटे के साथ में कांच लगाए जाते हैं या गोटे के चारों ओर सेंटर में कांच लगाए जाते हैं। गोटा कांच की कढ़ाई जैसलमेर में पॉपुलर है, जैसलमेर के साथ साथ बाड़मेर, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जो हैं वहाँ कांच की कढ़ाई की जाती है। इसे हम लोग बंजारा कढ़ाई भी कहते हैं, क्योंकि बंजारे ज़्यादातर इस कढ़ाई को अपने कपड़ों पर करते हैं। और ये जो कढ़ाई है, कांच, जो गोल कांच, चौकोर कांच, तिकोने कांच, इन कांचों को मिलाकर के बाकायदा बड़ी खूबसूरत घुंघरू लगाते हुए, रोने लगाते हुए, लटकन लगाते हुए ये कढ़ाई की जाती है। और आपने देखी भी होगी कई जगहों पर शिल्पग्राम वगैरह में आते हैं ये लोग, तो देखते हैं आप लोग भी। तो अगली जो हमारी कढ़ाई है वो है अरि भारत। मैं रिपीट कर रहा हूं, अरि भारत, या फिर इसे हम लोग मोची भारत भी कहते हैं। कढ़ाई का नाम है ये मोची भारत या अरि भारत। ये कढ़ाई कच्छ में की जाती है। कच्छ के चर्मकार लोग जो हैं, मोची जाति के जो लोग हैं, वो इस कढ़ाई को करते हैं बाकायदा कपड़े में, बिल्कुल वैसे ही जैसे जूता सिला जाता है उसी तरीके से ये कढ़ाई की जाती है। ऊपर नीचे इस तरीके से डोंगे भरते हुए वो करते हैं और इससे वो लोग अपनी रजाइयाँ, गद्दे, ये सब बनाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो ये माना जाता है कि अरि भारत या मोची कढ़ाई ये कच्छ में पॉपुलर है। उसी तरीके से डोरिया कढ़ाई, डोरिया कढ़ाई कोटा राजस्थान में फेमस है। आप कोटा जाएं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने देखा भी होगा कि डोरिया कोटा कढ़ाई, डोरिया की साड़ियाँ, डोरिया के दुपट्टे, डोरिया के घाघरा चोली वगैरह जो हैं, ये सब डोरिया की कढ़ाई से बने हुए होते हैं और ये राजस्थान कोटा में बड़ा ही पॉपुलर है। उसी तरीके से अजरख वस्त्र शिल्प, अजरख वस्त्र शिल्प कच्छ का बड़ा पॉपुलर है। कहाँ का बेटा पॉपुलर है? कच्छ। कच्छ कहाँ? गुजरात। तो कच्छ का ये पॉपुलर है। इसे हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कढ़ाइयाँ हैं, ये जो प्रिंटिंग है और ये जो छपाई का जो काम है, ये वस्त्रों पर ये जो किया जाता है, भारत का ये बहुत पुराना शिल्प है। हजारों सालों से ये होते आ रहे हैं। समय समय पर बहुत सारे हमलावर आए, वो अपने साथ कला लेकर के आए, संस्कृति लेकर के आए और उन्होंने बाकायदा ये कला और संस्कृति भारत में भी फैलाई और भारत में इन्होंने अपनी मूल जड़ें भी बना ली, गहरी जड़ें भी बना ली। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ जो प्रश्न हैं यहाँ पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है और कोशिश यही है कि भाई मेरे पास कोई ई बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बताने की कोशिश की है। और आप कोशिश ये करें कि ये जो हमारे लिखा हुआ सारा का सारा ये इस लिखाई को आप बाकायदा इसको स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आप लिख भी सकते हैं, बाकायदा पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई समझ में नहीं आ पाया था उस समय, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम देने से पहले अगर आप जाते हैं कहीं भी, तैयारी इसकी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली कोई एक तो इसमें से उम्मीद करता हूं कि शायद आपके काम का हो सकता है। तो कल फिर हम आपको फिर से कुछ नए टॉपिक से हम लोग रूबरू कराएंगे और फिर से हम कुछ नए जो हमारे प्रश्न हैं, चाहे वो PYQs के तरीके से ले लीजिए या कुछ नए प्रश्न हैं उनको ले लीजिए, तो इन सब पर हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।